नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। ज्योग्राफी में देखिए जो हमारा अगला चैप्टर है वो हम लोग डिजास्टर वाले जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर से जो चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जो वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित, देखिए जो 2004 में जो सुनामी आया था, पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा इलाका कौन सा क्षतिग्रस्त या फिर प्रभावित हुआ था, तो वो था हमारा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। और कोरोमंडल तट किसको बोला जाता है? जो हमारा तमिलनाडु का तट है। हुदहुद चक्रवात से जो भारत का जो तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था तो वो कौन सा था? हुदहुद आया था हमारा आंध्र प्रदेश के तट के करीब में। भारत में देखिए सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? ये जो सेंटर है ये हमारा हैदराबाद में लोकेटेड है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित है? ये हमारा नई दिल्ली में स्थापित है। प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड मैचिंग का क्वेश्चन है। तो बाढ़ की बात करें तो आती है हमारे उत्तरी मैदान में, और मैदान में कौन सा इलाका आता है? उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान। भूकंप आते हैं हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहाँ पर जो है भूकंप आते हैं हिमालय क्षेत्र में। और सूखा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवातों देखेंगे तो आपको झारखंड और उत्तरी जो उड़ीसा का इलाका है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही आते हैं चक्रवात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन दिया हुआ है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति जो है में वृद्धि हुई है। तो जो हम हिमालय हमारा है पर्वत, वहाँ पर क्या है? भूस्खलन की जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, हुई क्यों है? तो यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि हाल ही के वर्षे में हिमालय में जो है बड़े पैमाने पर क्या हुआ है? खनन कार्य हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हमारी व्याख्या भी सही निकल कर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। तो किस लिए अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण जो है वहाँ पर चक्रवात आते हैं। चक्रवातों के लिए आदर्श स्थिति होती है 27 डिग्री से टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, तो ये वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला कथन दिया हुआ है कि पश्चिमी तट की जो है तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सही। आप देखेंगे जो चक्रवात आते हैं वो हमारे पश्चिम, ऐसा नहीं है पश्चिमी तट पे नहीं आते हैं, लेकिन आप संख्या के मामले में देखेंगे तो पूर्वी घाट पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। कारण क्या हुआ है? कारण यहाँ पे दे रखा है कि भारत का जो पूर्वी तट है उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं उनकी मेखला में पड़ता है। तो बात तो सही है कि जो है पूर्वी हवाओं की मेखला में हमारा जो पूर्वी तट है पड़ता है और ऊपर वाला भी, लेकिन जो चक्रवातों के आने का जो यहाँ पर इन्होंने रीज़न दिया है, तो रीज़न यहाँ पर जो है वो इसके व्याख्या के हिसाब से सही नहीं हो रहा है। क्योंकि चक्रवात इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है पश्चिमी घाट की तुलना में। तो जो चक्रवात होते हैं उनकी आदर्श स्थिति होती है, तो उनको बनने के लिए उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको ज़्यादातर मिलेंगी जो है पूर्वी तट पर। अगला देखेंगे, कथन दे रखा है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है? कोयना क्षेत्र के निकट में भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो यहाँ पे किस कारण? क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो जो देखिए जो हमारे यहाँ पर डैम बनते हैं, बहुत ही जो आप देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई या फिर डैम हो गए बहुत से बड़े बड़े, जिनसे बिजली और नहर सिंचाई के लिए जो जल के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जब ज़मीन जो हमारा लैंड होता है उस पर क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं भूकंप आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा व्याख्या भी यहाँ पर सही हो रही है। अगला दे रखा है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पर आती हैं? ओडिशा में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, देखिए देश का जो पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी लातूर, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि उत्तराखंड, कर्नाटक का पठार, कच्छ एवं हिमालय प्रदेशों से वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता को भूकंप मेखला में नहीं आता। देखिए तो जो हमारा कर्नाटक का पठार है वहाँ पर भूकंप आपको नॉर्मली बहुत ही कम या रेयर देखने को मिलते हैं। वैसे आपको उत्तराखंड और जो कच्छ हो गया, आपका हिमालय हो गया, ये भूगर्भिक हलचल है तो जिस वजह से होती है प्लेट टेक्टोनिक, या फिर जो हमारा हिमालय में जाएंगे तो पर्वत निर्माण बलन प्रक्रिया जो है उसकी वजह से वहाँ पर और भूकंप आते रहते हैं। ये तो प्राकृतिक कारण और जो है मानव जनित कारण भी वहाँ पर उत्तरदायी हैं। भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया
गया है। देखिए 4 जोनों में, भारत को कितने जोनों में विभाजित किया, 4 जोनों में। अब यहाँ पे स्थल दिए हैं और भूकंप मंडल देखिए, भुज जो है वो आपका लेवल 5 में आता है, हैदराबाद आएगा लेवल 2 में, श्रीनगर आएगा लेवल 5 में और चेन्नई आएगा लेवल 2 में। देखिए जितना लेवल जो है आप देखेंगे बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पर भूकंप की तीव्रता आपको ज़्यादा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कथन दिया हुआ है कि पिछले 2 दशक में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की जो है बारंबारता जो है फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पे कारण क्या है कि गाद के निक्षेपण के कारण जो है नदी की घाटियों की गहराई में कमी हुई। जहाँ पर जो नदी बहती है तो उसकी जो गहराई होती है जिसमें वो बहती है, तो उस गहराई में कहीं ना कहीं कमी आ गई है गाद की वजह से। तो इस वजह से अब जो है बाढ़ की जो है समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ए और आर दोनों ही सही है, स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त अगर राज्य की बात पूछे तो कौन सा है, वो है हमारा बिहार। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी क्षेत्र जो है यूपी का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो कि ITCZ जिसको बोला जाता है, एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये होती है आपकी भूमध्य रेखा पर। और देखिए ये घटती बढ़ती भी रहती है, जब हमारे देखेंगे हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में आती है तो जो वहाँ पर इस वजह से ही क्या होता है कि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो आता है तो वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आता है। कथन दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो बिल्कुल सही, अनुदैर्घ्य उत्क्रम वही है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है वही प्लेट टेक्टोनिक वाला, जो हमारा जो इंडियन जो प्लेट आप देखेंगे, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो हमारी जो है ऊपर टकरा रही है, कहाँ से, चाइना और म्यांमार की जो प्लेट है उनसे बराबर टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही कथन देखते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। तो अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए विकसित देशों में और विकासशील, देखिए जब भूकंप आता है तो दोनों में ही अगर समान रेंज का आ रहा है तो ऐसा क्यों है कि विकासशील देशों में ज़्यादा क्षति, क्योंकि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है तो विकसित देश क्या करते हैं, वो उसके अनुकूल बनाते हैं। वो सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनका बनेगा तो वो हर चीज़ों को पैरामीटर्स को चेक करने के बाद में बनते हैं। और विकासशील देशों में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आबादी आप क्षेत्र जो देखेंगे, लोग जो है मकान बनाने में इतना कोई ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं बनाने से पहले, तो इस वजह से जो है क्षति ज़्यादा होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी और जो है भारत जो है आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव जो है चक्रवातों के प्रभाव कम करते हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अगला देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो बाढ़ जो है ये जो है आपकी आती है उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानों में, भूकंप आपको देखने को मिलता है हिमालयी क्षेत्र में, सूखा आपको पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में मिलेगा और सुनामी मिलेगी दक्षिण तटीय क्षेत्रों में। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग मिट्टियों की कर लेते हैं। मिट्टियों में सबसे पहले करेंगे काली मिट्टी की। वह तो पहला क्वेश्चन है कि वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है। तो बेसाल्ट लावा के द्वारा कौन सी निर्मित होती है, हमारी रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी, कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं कि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली मिट्टी होती हैं। तो जो रेगुर मिट्टी है उसको काली मिट्टी बोला जाता है, सही है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, नहीं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो हमारा कथन ए सही है, कारण आर जो है नहीं सही है। चलिए आगे देखते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में, जैव तत्व हो गया, ह्यूमस हो गया, एक ही बात है। तो ये यहाँ पर भी इसी वजह से कारण आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये आपकी रेगुर मिट्टी। कथन दे रखा है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ, देखिए वही सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसी वजह से हमारा सेकंड वाला बार बार इसको गलत करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि जैव पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि इसमें नहीं होते हैं। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है किसको, देखिए काली कपासी जो मिट्टी होती है इसको स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, होता क्या है, देखिए जब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बारिश या फिर इसको जब नमी मिलती है तो एकदम बिल्कुल सी लसलसी टाइप की एकदम से बहुत ही मुलायम सॉफ्ट हो जाती है, और जैसे ही जब नमी इससे निकल जाती है तो एकदम बिल्कुल पत्थर सी हो जाती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो कहीं पे आप देखेंगे कि वही मिट्टी आपको
जो है कण इनके पास पास में रहते हैं, लेकिन जब नमी चली जाती है कण दूर दूर हो जाते हैं, चटक इसमें जो है आप देखेंगे तो दरारें पड़ जाती है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है कि स्वतः जुताई जो है कर लेती है मिट्टी, क्योंकि आप देखेंगे कि कण जो है पास पास में आते हैं और दूर दूर भी नमी के कारण चले जाते हैं। आगे देखेंगे लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो मालवा के पठार में आपकी पाई जाती है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, तो काली मिट्टी को जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ये जो है अधिक देर तक रोक के रख सकती है नमी को। इन्फॉर्मेशन दी गई कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो किसके अनुसार? क्रेब्स के अनुसार। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता किस तरीके की होती है? उच्च क्षमता होती है। सेकंड जो हमारी मिट्टी है, काली मिट्टी के बाद में नंबर आता है हमारा लैटराइट मिट्टी का। तो लैटराइट मिट्टी से देख लेते हैं। भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और जो है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी फसल की उपज होती है। तो ये बात दी है लैटराइट मिट्टियों के बारे में। अगला देखते हैं कि कथन दे रखा है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में जो है आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र के उसके शुद्ध क्षेत्र की उसकी कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता में कम है। तो अगला यहाँ पे कारण दे रखा है इन्होंने कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरेला लैटराइट प्रकार की है। नहीं, आंध्र प्रदेश की जो है अधिकतर मृदा लैटराइट प्रकार की नहीं है। देखिए लैटराइट प्रकार की आप मृदा को अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा आपको मिले तो वहाँ पर ही लैटराइट मिट्टी जो है पाई जाती है। जहाँ पर भी आपको सर्वाधिक, ये वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। लैटराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल के मालाबार तटीय प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लैटराइट मिट्टी के लिए सही कथन है, तो इसमें क्या है, चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। लैटराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं कि वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाती है। तो लोहे का अतिरेक यानी कि अधिकता होने के कारण कैसी हो जाती है? अनुर्वर हो जाती है। तो कौन हो जाती है? लैटराइट मिट्टी। अगली मिट्टी की चर्चा करेंगे तो दोमट या जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही जो हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी में से भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग किसका है? तो कछारी मिट्टी का। देखिए कछारी मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये एक ही नाम है। आगे बढ़ते हैं कि गंगा के मैदान के पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको बांगर कहते हैं। और नई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की मिट्टी होती है, एक होती है बांगर, अभी आई है जो पुरानी मिट्टी होगी, अभी नई वाली भी बताएंगे आगे क्वेश्चन में, वो भी देखना आएगी। तो वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे जो है कम होती है उसको बोलते हैं बलुई दोमट। तो हम लोगों ने देख लिया कि देखिए चलिए यहाँ पे बता ही देता हूँ, जो पुरानी कछार उसको बांगर और जो नवीन कछार होती है उसको तो जो नवीन जो कछार मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुमटी यानी जिसको दुमटी हो गई या लोम मिट्टी हो गई में मिलते हैं, तो मिट्टी के सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं दुमटी मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टी एवं जंगली मिट्टियों में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित होती है तो उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भूभाग पर करीबन 33.5% हिस्से पर पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या है, देखिए फास्फोरिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप में जो है रेह, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर के नाम से जानते हैं। तो ये किस तरीके की मिट्टियाँ हैं? अम्लीय मिट्टियाँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो छूटी हुई हमारी मिट्टियाँ रह गई उनको देख लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? कैल्शियम की। आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर की जो फसल होती है वो नाइट्रोजन जो है मिट्टी में भर देती है। गेहूं, चावल, उड़द और जो है गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है, तो उड़द की फसल जो है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का जो लाल मिट्टी होती है, इसके रंग का क्या कारण होता है? तो इसके रंग का कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की
विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है तो वो किसकी कमी है, वो है आपकी जस्ते की। आगे कथन दे रखा है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका रीज़न यहाँ पे इन लोगों, देखिए पहली बात तो ह्यूमस पाया नहीं जाता है हिमालय की जो मिट्टियों में, और कारण दे रखा है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो यहाँ पे हिमालय का क्षेत्र देखें तो वहाँ पर वनों की संख्या ज़्यादा है, ये बात तो सही है, लेकिन ह्यूमस वहाँ की मिट्टी में नहीं पाया जाता है। तो आपका ए तो गलत दिया हुआ है लेकिन आर सही दिया हुआ है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है तो किसमें, चिकनी मिट्टी में। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से कम हो उसको क्या बोलते हैं, मृत्तिका। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी से। बिहार हो गया या पूर्वी यूपी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कछारी मिट्टी मिलेगी। करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पर, कश्मीर हिमालय में। करेवा, इसको करेवा या फिर करेवास मिट्टी बोलते हैं। तो इसमें क्या, केसर की खेती की जाती है। आगे देखते हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 के मध्य में होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य करने है तो जो अम्लीय मिट्टी होती है उसको अगर कृषि योग्य बनाना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें चूना यानी लाइम को मिलाकर आप जो है कृषि योग्य बना सकते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किस तरीके, देखिए अधिक खारी है या अधिक लवण उसमें है मिट्टी में तो उसमें आप जिप्सम मिला के उसमें खेती को योग्य उसको बना सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है, यूपी में आपकी पाई जाती है। भारत में लवणीय मृदा का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ेगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं कि मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह क्या है, तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी, तो अम्लीय मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन एवं मृदा से सुधार से संबंधित क्वेश्चन। तो भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है तो वो कौन सा है, तो हमारा शिवालिक जो पहाड़ियाँ के पाद क्षेत्र हैं यानी और चंबल घाटी, दो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मृदा अपरदन अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। मालवा पठार उत्तर प्रदेश तराई आंध्र तटीय क्षेत्र तथा चंबल घाटी में से वह जो मृदा अपरदन से अधिक गंभीर है। तो अपरदन से आप देखेंगे तो चंबल घाटी सर्वाधिक जो है प्रभावित है इनमें से। चंबल घाटी को जो है खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है, तो वह अपरदन का प्रारूप किस तरीके का है, तो वहाँ पर अवनालिका अपरदन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम देख लेंगे तो सबसे पहले होता है आइसफॉल अपरदन, पर फिर होगा परत अपरदन, फिर रेल अपरदन, उसके बाद में जो लास्ट वाली संरचना बनेगी उसको कहते हैं अवनालिका अपरदन। कृष्य भूमि में वह पौधा जिसके कारण जो है भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है तो वो है आपका सोरघम। फसल चक्र आवश्यक है तो मृदा की उर्वरता जो शक्ति है उसमें वृद्धि करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन सी हैं, सस्यावर्तन यानी कि फसलों का हेरफेर और वेदिका निर्माण हो गए, वायुरोध जो है इनसे कहीं ना कहीं मृदा का संरक्षण होता है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है किससे, वनोन्मूलन से, वनों की कटाई को लेकर। और जो है मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किस तरीके से, वनारोपण के द्वारा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं, अब इनसे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भोजपत्र मिलता है, भोजपत्र कहाँ पर जो वृक्ष है कहाँ पर मिलता है, ये आपको हिमालय में मिलेगा। कत्था बनाने के लिए जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है तो उसको बोला जाता है खैर। वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक जो है क्षेत्र में भारत में पाए जाते हैं। सागौन तथा साल उत्पाद हैं तो यह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन को क्या है, वन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य है तो वो कौन सा है, वो है आपका देवदार। तो देवदार का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय में। असम, केरल, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में से वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है, बाकी आपके असम, केरल और पश्चिम बंगाल में उगता है। जंगल की आग किसको कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। आगे मैचिंग का क्वेश्चन। तो उष्णकटिबंधीय वन आपको मिलेंगे साइलेंट वैली केरल में, शंकु वृक्ष आपको हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में मिल जाएगी, पतझड़ वन आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। भारत में सागौन का सर्वाधिक वन जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। कटहल, गूलर, आर्किड एवं फर्न में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता, तो फर्न में फूल नहीं होता है।
पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां जो हैं 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर तक जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनकी विविधता का कारण पूछा गया है, तो इसका कारण है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से जो है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक जो है निकट होना। आगे बढ़ेंगे कि एंटेलोपो जो है ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर क्या है। तो ऑरिक्स जो है गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। सागौन आपका मध्य भारत में, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में मिलेगा, सुंदरी सुंदरबन में और सिनकोना आपको हिमालय की तराई में देखने को मिलेगा। सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है ये आपको तराई क्षेत्र में मिलेंगे। शुष्क पर्णपाती आपको मिलेंगे मध्य गंगा में। अल्पाइन वृक्ष आपको अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी भाग में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपको मिलेंगे सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में। आगे बढ़ेंगे कि लंबी जड़ें और जो है नुकीले कांटे और शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पर मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। देवदार, चीड़, साल एवं सागौन में से वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये आपका देवदार पाया जाता है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में से वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है, तो ये आपके पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। महोगनी वृक्ष का जो है मूल स्थान की बात करें तो आपको उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? खेजरी। लीसा प्राप्त होता है आपको चीड़ के वृक्ष से। आगे मैचिंग का क्वेश्चन है। तो अचरा जो है रत्नागिरी, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए कच्छ वनस्पतियों के नाम दिए हुए हैं, तो कुडापुर आपका पड़ेगा कर्नाटक में, पिचवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाड आपका केरल में। केरल की कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वेम्बनाड और कन्नूर में। असम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर है? आपको असम और केरल राज्य में देखने को मिल जाएगी। आगे देखते हैं कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में से किस राज्य का जो है सर्वाधिक क्षेत्र घने वन वाले जंगलों से घिरा है? तो सबसे ज़्यादा घिरा है किसका? मध्य प्रदेश का। तो अगला जो चैप्टर है हमारा सिंचाई एवं नहरों से रिलेटेड, ये हम लोग जो है कल इसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।